अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। जी जनाब, गुड मॉर्निंग जब कहा जाता है तो ऐसा लगता है कि वाकई में अच्छी शुरुआत हो जाएगी। गुड मॉर्निंग एक ग्रीट करने का एक अंदाज है। आप किसी को ग्रीट्स करते हैं या आप किसी को खुश करने के लिए कोई दुआ देखते हैं, तो सुबह की शुरुआत हमारे साथ कीजिए, टैलेंट न्यूज़ के साथ कीजिए, टीम मॉर्निंग के साथ कीजिए और बाखबर रहिए। बात अगर हम करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, सीज़न 7 में जो ड्रामाई सिचुएशन हम सब देख रहे हैं, आप सब वाकिफ़ हैं उससे बखूबी। मैच हम सब फॉलो कर रहे हैं। मैच जूं जूं आगे बढ़ा है, इसमें थ्रिल, मज़ा, सस्पेंस सब बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 4 मार्च से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मैचेस शुरू होने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए, उसके लिए कमेंटेटर्स की जो एक लिस्ट है वो सामने आ गई है। और अब कौन कौन हमें कमेंट्री बॉक्स में नज़र आएगा इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में, वो मैं आपको बताती हूँ। मुख्तलिफ क्रिकेट वेबसाइट पर शाया होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक हम ये देखते हैं कि कमेंटेटर्स की जो फहरिस्त है वो ऑस्ट्रेलियन निजात गैर मुल्की कमेंटेटर माइकल हिस्मैन और साबिक ऑस्ट्रेलियन ओपनर मैथ्यू हिडन और रॉब की इंतज़ार हम देखते हैं कि सीरीज़ में कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और साथ ही साथ अगर हम पाकिस्तानी कमेंटेटर्स की बात करते हैं तो जनाब हमारे पास एक से एक हैं। लेकिन क्योंकि अब रमीज़ राजा साहब ने एक कुर्सी पर वो बैठ गए हैं और उसकी ज़िम्मेदारी है, तो अब वो हमें कमेंट्री बॉक्स में नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम माजी के तमाम टेस्ट सीरीज़ उठाकर देखें, मैचेस उठाकर देख लें, वनडेज़ उठा के देख लें, तो अगर कमेंट्री बॉक्स पे अगर रमीज़ राजा साहब होते हैं तो उसका एक लेवल ही अलग होता है। लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारे अच्छे ऑल्टरनेट हैं, सब्सटीट्यूट है रमीज़ राजा साहब के, और वो हैं साबिक कप्तान वसीम अकरम जो कि बहुत अच्छे कमेंटेटर्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास वकार यूनुस भी हैं जनाब। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि रूज मुमताज़ भी इस लिस्ट में शामिल होंगी। जबकि हम ये देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं ज़ैनब अब्बास, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान खेली जाने वाली सीरीज़ में वो प्रेजेंटेटर होंगी और उसके फ़राइज़ अंजाम देंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हम ये देखते हैं कि दौरे ऑस्ट्रेलिया के नए शेड्यूल के मुताबिक 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैच पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ रावलपिंडी से ही होगा। तो जनाब रावलपिंडी से ये टेस्ट सीरीज़ होगी और हम ये देखते हैं कि मेहमान टीम 4 से 8 मार्च तक रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेलकर दौरे पाकिस्तान का आगाज़ करेगी। जबकि सीरीज़ में शामिल चारों वाइट बॉल मैचेस भी रावलपिंडी में खेले जाएंगे। तो जनाब ये रावलपिंडी वाला जो सीन है ये बड़ा ऑन है, और जब रावलपिंडी में मैचेस होते हैं तो ऑब्वियसली बड़ी सपोर्ट होती है लाहौरीज़, कराचीज़, और ऑब्वियसली ये काफ़ी अरसे के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम आ रही है पाकिस्तान, और इस तरह का जो ये टेस्ट सीरीज़ का सिलसिला जो शुरू हो रहा है वो बड़ा खुश आइंद है। हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी दौरा ऑस्ट्रेलिया के नए शेड्यूल के मुताबिक तकरीबन 3 हम ये टेस्ट मैचेस देखेंगे, 3 वनडेज़ और 1 T20 इंटरनेशनल मैच पर मुश्तमिल सीरीज़ का ये आगाज़ होगा बाकायदा तौर पर। और 4 से 8 मार्च तक ये तमाम टीमें यहाँ पर आ भी जाएंगी, मैचेस भी हो जाएंगे इनके दरमियान। और सीरीज़ का जो दूसरा टेस्ट मैच है वो 12 से 16 मार्च तक कराची, और तीसरा टेस्ट मैच 21 से 25 मार्च तक लाहौर में खेला जाएगा। और इसके जो कमेंटेटर्स होंगे उनकी भी फहरिस्त मंजर आम पर आ गई है। वकार यूनुस साहब भी होंगे, वसीम अकरम साहब भी होंगे। वहीं पर हम ये देखते हैं कि जो ज़ैनब अब्बास हैं वो इस पूरी सीरीज़ को प्रेजेंट करेंगी। साथ ही आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर हो रहा है जनाब हंगामा। हारिस रऊफ बने हुए हैं मौजूए गुफ्तगू। लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ वो जेंटलमैन गेम, क्या हुई वो स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट, आखिर ऐसा क्या हुआ? तो आप सब जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। एक वीडियो मंजर आम पर आई पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के। हम ये देखते हैं कि कल एक मैच हुआ, लाहौर कलंदर्स के हारिस रऊफ ने साथी खिलाड़ी कामरान गुलाम को थप्पड़ लगा दिया जोरदार। और जो अब हम ये देखते हैं कि जो कामरान गुलाम है वो यही कहेंगे कि जी मुझे मैच खेलने से डर नहीं लगता, मुझे अब थप्पड़ से डर लगता है। और जो थप्पड़ मारा है उस पर लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये थप्पड़ उन्होंने गुस्से में मारा है, उन्होंने तब के मार दिया है, या फिर उनको कुछ फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, या होता है ना कि आप पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और कोई चीज़ हो नहीं रही हो और होने के चांसेस हों और वो होते होते आपके हाथ से कैच ही छूट जाए, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने हारिस रऊफ से कामरान गुलाम पर उतारी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि विकेट लेने पर जश्न के दौरान हारिस रऊफ ने साथी खिलाड़ी कामरान गुलाम को थप्पड़ जड़ दिया। असल कहानी है जनाब ये, उन्होंने आउट किया
और जब विकेट उन्होंने ले ली तो उन्होंने, क्योंकि उससे पहले शायद उनसे एक कैच ड्रॉप हुआ था, तो उन्होंने उसकी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने एवी एक थप्पड़ लगा दिया। मोहब्बत का थप्पड़ था, लोगों ने कहा नहीं जी ये तो गुस्से का थप्पड़ है। नोटिस लेने का भी एक खबर आई है कि इसके हवाले से नोटिस भी लिया जाएगा। कामरान गुलाम से हारिस रऊफ की गेंद पर एक कैच ड्रॉप हुआ था और थप्पड़ खाकर कामरान गुलाम हंसते रहे, जबकि हारिस रऊफ उन्हें गुस्से से घूरते रहे। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो गई और हारिस रऊफ का गुस्सा जो है वो बिल्कुल गायब हो गया। और कामरान, हम देखते हैं गुलाम ने जब वहाब रियाज को रन आउट किया तो हारिस ने उनको गले भी लगा लिया। तो लोग सिर्फ बात कर रहे हैं उस थप्पड़ लगाने वाली वीडियो पर, लेकिन गले लगाने वाली वीडियो पर तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन वहीं पर हमारे जो ट्विटर के सारिफीन हैं या सोशल मीडिया, हमारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर कुछ लोगों ने इस पर भी बात की है कि हारिस रऊफ ने उनको ना सिर्फ थप्पड़ मारा बल्कि बाद में गले भी लगाया, और थप्पड़ उन्होंने थोड़ा प्यार से मारा था। लेकिन क्योंकि वो प्यार नजर नहीं आया तो लोगों ने उसको खबर बना लिया और खबर इतनी फैल गई कि अब हारिस रऊफ से इस बात की पूछगछ भी होगी और इस बात पर नोटिस भी लिया जाएगा। तो जनाब ये एक सिचुएशन थी जो कि कल के मैच में हुई। अचानक से जब आप मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी आउट करते हैं और उसकी एक्साइटमेंट में ये होता है कि आप अपने साथी खिलाड़ी को, जब वो उससे पहले कैच ड्रॉप कर देता है तो उस पर एक होता है ना, आप ऐਵੇਂ ही मजाक में भी आप लगा देते हैं, अक्सर चपत लगा देते हैं, सर पे लगा देते हैं, हल्की सी जो कंधे पे लगा देते हैं। तो उन्होंने भी एक ऐसी चपत मारी, उन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया उनको, लेकिन लोगों ने उस पर बड़ी बातें की। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कामरान गुलाम ने एक और खिलाड़ी को रन आउट किया तो उन्होंने बाद में उनको गले भी लगाया। तो ये उन्होंने पूरा उसको कंपनसेट कर दिया कि एक जगह उन्होंने उनको थप्पड़ मारा, फिर उन्होंने गले भी लगा लिया। आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया की ही बात करते हैं। सोशल मीडिया पर जनाब छिड़ गई थी सुरों की जंग, और सुरों की इस जंग को छेड़ने वाले कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं शरीफ फैमिली की। जी हाँ, हमजा शहबाज बहुत ही अच्छा गाते हैं, बहुत ही सुरीले हैं, और जब वो सुर छेड़ते हैं तो ना सिर्फ वो खुद अपने गाने से महजूज होते हैं, बल्कि जो उनकी टीम, सोशल मीडिया की जो टीम थी वो उन्होंने भी खूब इंजॉय किया। मीडिया की टीम ने उनसे ये इजहार किया, गाना गा दिया, जिंदगी तू बेवफा है एक दिन ठुकराएगी। वीडियो मंजर आम पर आई तो सोशल मीडिया पर छा गई, लोगों ने बड़ी दाद दी, हमजा शहबाज के लोग फैन हो गए। और जिस तरह से हम ये देखते हैं कि जो ये सुरों की जो एक हम देखते हैं एक जंग थी, वो जंग जीत ली है। शरीफों के ये भी जौहर हैं जनाब, जिंदगी तू बेवफा एक दिन ठुकराएगी। नून लीग की सोशल मीडिया की टीम ने फरमाइश की तो वहीं हमजा शहबाज ने सुर छेड़ दिए। खूबसूरत गाना महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या सुर है, क्या आवाज है, क्या लय है, क्या ताल है। गाने वालों को भी दाद देनी चाहिए, सुनने वालों को भी दाद देनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सुनने वालों का ये कमाल होता है कि उनको गाने वाले की ये तमीज़ होती है, इसीलिए उनके कान ये चाहते हैं कि वो सुर सुन सके। और हमजा शहबाज ने सुर छेड़े तो सोशल मीडिया की जो उनकी टीम थी वो वाह वाह करते नहीं थकी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से। जोड़ तोड़ का ये सियासी मौसम शुरू हुआ है। वैसे तो ये मौसम हम ये देख रहे हैं कि साल के शुरू होते ही जो ऑपोजिशन जमातें हैं वो हरकत में नज़र आने लगी। कभी कोई मुलाकात कर रहा है तो कभी कोई मुलाकात कर रहा है, लेकिन हम मुलाकात जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, जिस मुलाकात की, वो मुलाकात रही कुछ स्पेशल, क्योंकि उसमें मेज़बान बने मौलाना और मेहमान बने जरदारी। खाने की टेबल पर बातें हुई बड़ी बड़ी, हुकूमत को किस तरह से दबाव में लाना है इसकी भी हिकमत अमली तजवीज़ करने के लिए सर जोड़कर बैठ गए जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इस
मीटिंग का जो सबसे मेन एजेंडा था वो था अदम एतमाद। फिर हुकूमत को किस तरह से प्रेशराइज करना है, हुकूमत को किस तरह से बाय बाय करना है और अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरह से स्ट्रांग करना है, ये सारी बातें की गई खाने की मेज़ पर। वहीं हम ये देखते हैं कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जियालो का लहू गरमाते रहे और हुकूमत के लिए हुए एक्शंस को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। वहीं पर ये एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात जो कि हम सियासी बैकग्राउंड के हवाले से बात करते हैं अगर, और अभी जो सिचुएशन चल रही है सियासत की, उसके लिए इस तरह की एक मुलाकात हो जाना, वो कहते हैं एक मुलाकात ज़रूरी है, तो ये एक ज़रूरी मुलाकात दोनों के दरमियान हो गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस मुलाकात की बड़ी तैयारियां की हुई थी, खाने की टेबल भी सजाई, खाना भी लगाया और बड़े अच्छे से उन्होंने उनकी तवाज़ा भी की। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हुई, कुछ डिस्कशन भी हुई, कराची के अमन व अमान के हवाले से भी बात हुई, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी बात हुई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इस मौके पर कहना है कि अपोजिशन तमाम जमातों को एतमाद में लेकर हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरेगी। आसिफ अली जरदारी साहब वहीं कहते हैं कि अवाम की नजरें अपोजिशन की तरफ हैं और हुकूमत के इत्तेहादी भी हुकूमत से अब तंग आ चुके हैं। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की, जिसमें असद महमूद और अकरम दुरानी भी उनके साथ हमें नजर आए। साथ ही आसिफ अली जरदारी फजलुर रहमान का मुश्तरका ऐलान जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक दोनों रहनुमाओं में वज़ीर आज़म के खिलाफ पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद लाने और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत भी हुई है। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान का यही कहना था कि अपोजिशन इत्तेहाद तमाम जमातों को एतमाद में लेकर इमरान खान हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के भी ख्यालात, जज्बात और एहसासात कुछ ऐसे ही नजर आए। उन्होंने कहा आवाम की नजरें अपोजिशन की तरफ हैं और हुकूमत के इत्तेहादी भी हुकूमत से अब मुकम्मल तौर पर तंग आ चुके हैं, बेजार आ चुके हैं और अब इस नाअहल हुकूमत को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। आपको हम ये भी बताएं कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहे हैं और कहते हैं कि ये जो सियासी मुलाकातें होती हैं ये सियासत का एक हुस्न है और जो ये मफाहमत की सियासत है इसी से ही सियासत को उरूज मिलता है और मफाहमत की सियासत करने में जरदारी साहब बहुत ही एक्सपर्ट माने जाते हैं और बल्कि उनको कहा जाता है कि वो इस चीज़ में बहुत ही चीता हैं। तो हम ये देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब और ये जो अपोजिशन का गठजोड़ नज़र आ रहा है, अदम एतमाद की जो तैयारियां की जा रही हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो फाइनल राउंड की तैयारियां की जा रही हैं, सर जोड़ कर बैठ गए हैं मौलाना और जरदारी। और जिस तरह से उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को लाने के लिए बातें की कि तहरीक अदम एतमाद कब लानी है, कैसे लानी है, इसको कामयाब कैसे बनाना है, इसको कामयाब बनाने के लिए प्लान क्या बनाना है, उस प्लान में कितने लोगों को अपने साथ मिलाना है। फिर उनके साथ में हम ये जब देखेंगे कि जब तहरीक अदम एतमाद लाने की जो कोशिशें हैं इन दोनों की जानिब से जो लोग इस काफ़िले में शामिल हैं वो कितने एतमाद के लायक हैं, तो ये तमाम चीज़ों पर अहम मुशावरत की गई। बाकी लॉन्ग मार्च पर भी साथ में बात की गई क्योंकि 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है वो भी एक बड़ी एक गुफ्तगू बना रहा इस पूरी मुलाकात में। शहबाज शरीफ और जरदारी हम ये देखते हैं कि आज मुलाकात भी करेंगे। आज एक और इम्पॉर्टेंट मुलाकात है जिसमें शहबाज शरीफ जरदारी साहब मिलकर बैठकर बातें करेंगे और अदम एतमाद के हवाले से जो ये तहरीक शुरू करनी है इसमें इस पार्टी की जानिब से क्या पार्टिसिपेशन मिल सकती है आसिफ अली जरदारी साहब को, उसका भी वो पूरा अंदाज़ा लगाएंगे। और कल बल्कि कल ये खबर आई थी कि आज ये मुलाकात होनी है बिलावल हाउस में, तो देखते हैं जनाब इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है और इससे क्या क्या फ़ायदा पहुंच सकता है अपोजिशन जमातों को, क्योंकि जिस तरह से अपोजिशन जमातों ने गठजोड़ कर लिया है और एक तरह से एक ये सीज़न आ गया है मुलाकातों का, तो ये देखते हैं कि इसमें किस तरह से कामयाबी होगी। लेकिन शेख रशीद साहब हुए, फवाद चौधरी साहब हुए, वो यही कहते हैं, हुकूमत के जितने भी वुज़रा हैं वो यही कहते हैं कि इन मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं है, ये मुलाकात है सिर्फ
एक चाय का कप पीने का बहाना है। सिर्फ उनकी नज़र में, हुकूमत की नज़र में ये मुलाकातें कोई मायने नहीं रखती, इनकी कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चाय पीने का बहाना है साथ साथ। तो जनाब ऐसा कुछ सोच रही है हुकूमत, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो कुछ और ही सोच रही है। और अब देखते हैं कि क्या ऑपोजिशन जो भी प्रोपेगेंडा कर रही है या जो भी हिकमत अमली बना रही है उसमें वो कितनी कामयाब हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जनाब सिंध सरकार की। सिंध सरकार आखिर जाग उठी। अब सवाल तो यह है कि ये इतनी देर से क्यों जागी, ये स्टेप तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन करने का फैसला किया है। ये बड़ा फैसला है, इस फैसले को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत देर की मेहरबान आते आते वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने, हमने देखा कि स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन करने का फैसला किया है। वहीं पर वजीर आला सिंध ने हर इलाके के SHO को परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए सिर्फ 15 दिन की मोहलत दी है। यानी कि जिस इलाके में जो भी थाना है और उस थाने का जो भी थानेदार है उसके पास सिर्फ 15 दिन की मोहलत है। यानी कि 15 दिन में माजी की वो कोताहियाँ, लापरवाहियाँ, बेहिसी और जितनी भी गलतियाँ हुई हैं उसको 15 दिन में ठीक करने का इन शॉर्ट टाइम मिल गया है। तो अब ये देखते हैं कि 15 दिन में ऐसा क्या कोई जादू का चिराग आ जाएगा कि परफॉर्मेंस को बेहतर बना लिया जाएगा। लेकिन एक सवाल बनता है अवाम की जानिब से कि अगरचे 15 दिन ही थे तो ये 15 दिन वाली एक्सरसाइज बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए थी, ये प्रैक्टिस बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी। क्योंकि इन दिनों में 15 दिन ठीक है, लेकिन इन दिनों में जितना नुकसान हुआ है कराची के अवाम का और जो शहरी परेशान रहे और लोगों ने बिला वजह अपने प्यारों को खो दिया, वो 15 दिन में उसका अजाला नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने मजीद ये भी कहा कि SHO को अपने इलाके का पता होता है कि कौन स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं। एग्जैक्टली अवाम भी यही कह रही है कि जितने भी थाने होते हैं वहाँ पर जितनी भी पुलिस तैनात होती है वो बिल्कुल बाखबर होती है कि उनके इलाके में, उनकी गलियों में कौन जो है गश्त कर रहा है, कौन मुसल्ला अफराद जो हैं वो किसी की ताक में बैठे हुए हैं, किसका कौन सा पॉइंट है जहाँ पे एक टारगेटेड पॉइंट होता है कि यहाँ से लोगों को लूटना है, यहाँ से फिर भागना है और यहाँ से यूं एंट्रेंस देनी है, या पुलिस की टाइमिंग, एक पूरी ड्रामाई सिचुएशन, पूरी प्लानिंग के साथ ये काम होता है। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रीट जो क्राइम है उसके हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ और सिर्फ नतीजा चाहिए, मैं रिजल्ट चाहता हूँ। उनका मजीद ये कहना था कि जो SHO और क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसे फारिग करें और पुलिस जो भी इकदाम करें मुझे फौरी उसमें बेहतरी चाहिए। उन्होंने कहा रेंजर्स, पुलिस कुछ भी करे, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने जेल में भी ऑपरेशन कराने का फैसला किया और कहा कि जेल से कुछ गैंग ऑपरेट होती है। वज़ीर आला सिंध ने यह हिदायत भी की है कि पुलिस हर ज़िले में रेंजर्स की मदद से टारगेटेड ऑपरेशन करेगी। उनका इस मौके पर यह भी कहना था कि शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गई हैं, पुलिस और रेंजर सड़कों पर नजर नहीं आती। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं और शहर के गैर एलानिया दौरे भी उन्होंने कहा कि मैं करूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी लूट मार हुई है और शहरियों का जितना भी नुकसान हुआ है, उन्होंने शहरियों को ये एतमाद दिया कि वो जल्द से जल्द कोई ना कोई रिजल्ट शहरियों के सामने लेकर आएंगे। लेकिन बात की जाए और थोड़ा सा याद दहानी अगर की जाए तो हज़ारों पुलिस एहलकारों की नफरी होने के बावजूद हमने ये देखा कि कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए हम देखते हैं कि कराची जो है वो एक जन्नत बन गया, एक बड़ी आइडियल जगह बन गई। आराम से आइए, लूटिए और पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन रास्तों से रुपोश हो जाइए। और बेचारा जो शहरी है न सिर्फ उसका सासा लुटा, उसकी हिम्मत भी टूटी, फिर वो ज़ीरो से अपने आप को शुरुआत करना, फिर मेहनत करना, तो शहरियों के मुकद्दर में तो सिर्फ यही रह गया है। लेकिन रवा साल के सिर्फ 1.5 माह में हम ये देखते हैं कि डकैती और लूटमार के दौरान आम शहरियों और पुलिस एहलकार समेत 14 अफराद अपनी जान से गए, जबकि 80 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। शहर में यौमिया हम देखते हैं कि 145 शहरी मोटरसाइकिलों से भी महरूम हुए हैं। और ये जितने भी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है लोगों की, 145 शहरी जो हैं वो अपनी उनकी मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। तो अब 145 बाइक्स अगर चोरी हो जाएंगी तो ऑब्वियसली वही 145 बाइक पर मुसल्ला अफराद गश्त करेंगे पूरे शहर का और लोगों को लूट कर
इन्हीं मोटरसाइकिल पर फ़रार हो जाएंगे। तो इसको गलत तरीके से जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसको देखना होगा। साथ ही मुराद अली शाह ने जो इक़दाम किया है वो एक तरह से कराची की बेहतरी के लिए, अब रेंजर्स और पुलिस जब मिलकर ये काम करेगी तो उम्मीद तो यही है कि शहर में रेंजर्स होगी तो क्राइम्स की शरह में कुछ कमी आएगी। और हम देखेंगे भी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रमज़ान साल के 1.5 माह में हम ये देखते हैं तकरीबन 3,845 मोबाइल फ़ोन्स शहरियों से छीन लिए गए और असले के ज़ोर पर तकरीबन 675 मोटरसाइकिलें और 20 गाड़ियाँ भी छीन ली गईं, जबकि शहरियों की 6,000 तकरीबन 80-90 के करीब मोटरसाइकिलें और 200-300 के करीब गाड़ियाँ भी चोरी की गईं। तो जनाब ये आदाद-ओ-शुमार है और इस आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लोगों का बड़ा ही नुकसान हुआ है। और नुकसान का अजाला कौन कर सकता है? नुकसान का अजाला सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में ही हो सकता है। ऑब्वियसली चीज़ें तो वापस नहीं मिल सकती, लेकिन एक सूरत ये हो सकती है कि इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इस तरह से खुले आम जो ये गश्त कर रहे हैं, खुले आम ये जो घूम रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। वहीं हम ये देखते हैं कि अमीनुल हक साहब ने कहा है कि कराची में जराइम पेशा अफराद दंदनाते हुए फिर रहे हैं और कराची में जराइम तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वज़ीर आला सिंध ने अमन व अमान पर कोई इजलास नहीं बुलाया। तो ये भी एक सवाल है जो कि अगरचे उन्होंने ये इक़दाम किया कि टारगेटेड ऑपरेशन का फ़ैसला किया, तो ये फ़ैसला बहुत पहले करना चाहिए था और इस हवाले से फ़ौरी तौर पर सिंध में एक अमन व अमान पर मबनी एक इजलास भी तलब कर लेना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक मज़ीद भी कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल पर अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मकामी पुलिस अफसरान की तैनाती, थानों में इंटेलिजेंस नेटवर्किंग और जो महकमा है कमेटियों का, उन्होंने कहा कि उसकी तश्कील जो है वो नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि कराची में 100 से ज़ायद थाने हैं और हर थाने की हदूद में औसतन 10 से 15 लाख आबादी है और इतनी बड़ी आबादी में क्या कोई इसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला पुलिस अफसर तैनात नहीं हो सकता? तो ये बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं और हम ये देखते हैं कि ये सवाल बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, अहम भी हैं, क्योंकि आवाम के दिमाग में ये सवाल आए हैं जो कि अमीनुल हक साहब ने पूछ लिए हैं डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात कर लेते हैं थोड़ी सी हौसला, हिम्मत और अज़मत की। कहते हैं मेहनत में अज़मत है, मेहनत में कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और अगरचे आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है तो उस कमी को खातिर में ना लाते हुए कदम आगे बढ़ाइए और आसमानों को छू लीजिए, क्योंकि कामयाबी तक वही लोग पहुंचते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। कैसे ही लड़की की कहानी ज़हरा याकूब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, उनकी कहानी। पहले एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन गिरामी, हम आपको एक ज़हीन, खूबसूरत, मासूम और हसीन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने हड्डियों के पेचीदा मर्ज में मुब्तला होने के बावजूद भी एक होनहार मेकअप आर्टिस्ट हैं। अल्लाह की ज़ात ने उन्हें बहुत तख्लीकी बनाया है। जी हाँ, ये मासूम सी 24 साला ज़हरा याकूब हैं, जो अपनी पैदाइश के वक्त से ही हड्डियों के पेचीदा मर्ज में मुब्तला हैं। इस मर्ज की वजह से उनका कद सिर्फ 2 फीट 5 इंच है और वो चल भी नहीं सकती, मगर मेकअप करने के फ़न में उनका कोई सानी नहीं। अपने इस मर्ज की पेचीदा कैफियत के बावजूद ज़हरा ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी है, जहां उनके हज़ारों की तादाद में फॉलोअर्स हैं और ये अपने फॉलोअर्स को मेकअप के नित नए तरीके सिखाती हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का तो मुझे कोई भी नहीं अंदाज़ा था, ना मुझे कोई चीज़ का इल्म था कि मैं बनूंगी एक दिन। तो बस ये था कि अचानक ही रात को 1 नवंबर 2020 को मुझे ख्याल आया कि मैं अपना अकाउंट एक बनवाती हूँ पब्लिक। तो उसके बाद मैंने रैंडमली पोस्ट करना स्टार्ट की और फिर मैंने व्हीलचेयर के साथ जब स्टार्ट की तो वो ट्रेंडिंग में जाने लग गई, रीच बनने लगी, फॉलोअर गेन होते गए। ज़हरा अपनी ज़ाती ज़िंदगी में रोज़मर्रा के काम बगैर किसी मदद के नहीं कर सकती, मगर वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर लोगों की हिम्मत बढ़ाती रहती हैं। अक्सर लोग तो इस्तग़फ़ार करते थे, कभी रोक कर कुछ पूछने लग जाते थे, कभी तो बहुत सारी गलत बातें भी कर जाते थे। मैं उनको रोक कर पूछती हूँ कि आप ये तौबा कर किस पे रही हैं? आप अपने पर कर रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात पर कर रहे हैं जिसने पैदा किया मुझे?
ज़हरा मनफी लोगों की तनकीद के बावजूद अपने हौसले को पस्त नहीं होने देती और वो अपनी ज़िंदगी में मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। जनाब, पैकेज आपने देखा और ये है कहानी ज़हरा याकूब की। 24 साल हैं, बहुत ही क्यूट सी हैं, बातें भी बड़ी बुलंद हौसलों वाली करती हैं और जिस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है और अपने आप को मनवाया है, दुनिया के सामने लेकर आई हैं, एक बड़ी बात होती है। और स्पेशली लड़कियों के लिए ये एक अचीवमेंट से कम नहीं होता कि जब वो किसी ऐसी चीज़ में, इस ऐसी मुश्किल में घिर जाएं, फंस जाएं जहाँ से निकलना आसान ना हो। तो वहीं हम ये देखते हैं कि अगर आप में वो स्पिरिट नहीं है, हौसला नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, तो फिर काम नहीं बनता। तो ज़हरा याकूब ने ये एग्जाम्पल फिक्स की है। 24 साल की हैं ये और इनको हड्डियों का एक मर्ज़ लाहक है, लेकिन कहते हैं कि कोई भी कमज़ोरी आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकती जब तक कि आप ख़ुद अपना हौसला कम ना कर दें। वो कहते हैं ना, कहावत है कि आप उस वक्त तक आप अगर ख़ुद से हार मान जाएं तो फिर आपको कोई भी कामयाब नहीं कर सकता। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हरा याकूब। थैंक यू सो मच ज़हरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप ज़हरा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़हरा बहुत क्यूट सी हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि ये माशाल्लाह से आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है और आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, क्या कहेंगी, कैसे हो गया ये सब कुछ? ये बस अचानक ही एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि मुझे पब्लिक अकाउंट बना लेना चाहिए। अच्छा। 2020 की बात है ये, फर्स्ट मुझे भी बना नवंबर लेना था उस चाहिए। दिन। तो बस मैंने अकाउंट बनवाया एंड मैंने रैंडमली पोस्ट करना स्टार्ट की। उसके बाद मैंने अपने व्हीलचेयर के साथ जब स्टार्ट किए तो वो ग्रो करने लग गया मेरा अकाउंट। तो ऐसे ही मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई और फिर इंटरव्यू की जब मुझे ऑफर आई तो इंटरव्यू के जरिए भी माशाल्लाह से मुझे काफ़ी लोगों ने जाना। और जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे लोग मिलते हैं कि आप वही हैं ज़हरा याकूब, तो बहुत खुशी होती है एक। अच्छा, कितना अच्छा लगता होगा ना कि एक वो बिल्कुल टाइम था बिल्कुल कि जब लोग नहीं जानते थे, अब इतने सारे लोग आपको जानते हैं और वो आपसे मिलना बिल्कुल। चाहते हैं। बहुत खुशी होती है। जब मैं कुछ भी नहीं थी तो मुझे अक्सर लोग कहते थे कि मैं किसी के पास भी जाती थी, वो कहते थे कि आपको होना चाहिए पब्लिक पर, आपको दिखाना चाहिए अपने आप को। तो मैं कहती थी मुझे लोग देखकर क्या करेंगे। तो इसी तरह लेकिन जब मैं एक खुद आई तो मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह की तरफ से मैंने आना ही था एक दिन। है ना, अल्लाह की तरफ से आपको आना था। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है होती है वो बेवजह नहीं होती। आप में वो बिल्कुल टैलेंट बिल्कुल। था, आप में वो सलाहियत थी और आप एक मिसाल कायम कर सकती थी, इसीलिए ये मौका आपको मिला है। अच्छा ज़हरा, बिल्कुल। कुछ ये बताइए कि जो मेकअप आप करती हैं ये आपने कब सीखा, कहाँ से सीखा? मेकअप बेसिकली मुझे बचपन से क्रेज है मेकअप का। मेकअप और अच्छा। पेंटिंग, ये दो चीजें मेरी हॉबी थी। ओके। तो पेंटिंग मैं नहीं कर सकी, पेंटिंग का थोड़ा इशू हो गया था तो वो मैं सीख नहीं सकी। मुझे बहुत शौक था, लेकिन मेकअप एक ऐसी चीज है वो आप खुद भी सीख लेते हैं कर करके। तो मेकअप मैं मामा का यूज करती रहती थी, तो वो उसके बाद में मैंने खुद खरीदना शुरू कर दिया। फिर करते करते मुझे आ ही गया, अब मैं माशाल्लाह कर लेती हूँ। अच्छा, तो आपके पास और लोग आते हैं कि भाई ज़हरा हमारा थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर दो, ज़रा हमें बता हाँ दो जी। हमें किस तरह का हाँ मेकअप बिल्कुल सूट आते करता हैं। है? अच्छा। बिल्कुल आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि अपने लुक खुद क्रिएट करना एक अलग चीज होती है, लेकिन दूसरे की पसंद नापसंद एक अलग चीज होती है। सही। अच्छा अच्छा, ज़हरा मुझे ये बताएं कि जब लोग आपके पास आते हैं वो आपको देखते हैं कि आप माशाल्लाह से आप इतनी इतनी प्यारी सी क्यूट सी हैं, फिर ज़िंदगी में जो मुश्किल है उसको मुश्किल नहीं समझा, आपको हौसला मिला, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिली, तो क्या कहते हैं और फैमिली का कितना आपके साथ ताउन रहा इस पूरे सफ़र में? फैमिली एक ऐसी चीज होती है जो बच्चे की बुनियाद बनाती है। क्या बात जो है। बच्चा होता है उसकी बुनियाद फैमिली से ही बनती है। अच्छाई और बुराई दोनों फैमिली से ही ट्रू, बनाई बिल्कुल ऐसे जाती ही। है। तो जो मेरी बुनियाद थी वो हमेशा से मजबूत थी। मुझे हमेशा से मजबूत बनने का कहा गया है, हमेशा से स्ट्रांग रहने का कहा गया। चाहे मैं बीमार भी हूँ, मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि अल्लाह शुक्र। पाक इंसान को बीमारी से पहले शिफा दे देता है, लिख देता है कि इसको बीमारी इतनी ही देनी है जितनी ये बर्दाश्त कर सके।
और उसको आजमाइश भी उतनी ही देनी जितनी वो बर्दाश्त कर सके। हर मुश्किलों से पहले वो आसानी पहले ही लिख चुका होता है बेशक। इंसान के लिए। तो इंसान को बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए, ना ही सदमे में जाना चाहिए, ना एंजाइटी पेशेंट बनना चाहिए। मैं भी कुछ टाइम की एंजाइटी पेशेंट हो गई थी, मेरा स्टमक इशू हो गया था, उसकी वजह से मैंने बहुत मुश्किलात झेली हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं उस चीज से बाहर निकल सकी। अच्छा, मज़े की बात पता है क्या, आपसे बात करके मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप ना सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप एक अच्छी इंसान हैं, बल्कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकती हैं। आपको पता है ये बात? हाँ, मेरी ख्वाहिश है, मैं बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी नहीं, बनना नहीं तालीम चाहती, की आप वजह हैं एक्चुअली। तालीम की वजह से दरअसल मैं पढ़ नहीं सकी। मैंने 8 तक स्टडी की, उसके आगे मैं कर नहीं सकी स्टडी। तो बस इस वजह से मेरी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ना ही नहीं, मुझे आपकी इंग्लिश उर्दू आती बहुत है। अच्छी है। अच्छा ज़हरा, आपको किसी ने बताया है कि जो इंसान जो तालीम याफ्ता होता है वो डिग्रियों से नहीं होता, वो ज़हनी तौर पर तालीम बिल्कुल, याफ्ता होता है? बिल्कुल। इखलाक सबसे बड़ा चीज होती है। जी, जी। इखलाक की डिग्री नहीं होती कोई, लेकिन वो इखलाक से इंसान पहचाना जाता है सही, कि वो इखलाक से। कितना आला ज़र्फ है। जी, इखलाक से दिल जीत लिए जाते हैं, तो आपने तो दिल जीत लिए इतने सारे लोगों के, और ये कमाल किया है आपने। बेशक। और अल्लाह पाक ने तो वैसे भी डिग्री नहीं देखनी, उसने तो इखलाक देखना है इंसान का। क्या अपने बात इखलाक की है। को बुलंद रखें ताकि अल्लाह के जब आप पास जाएं तो आप उसको वजाहत दे सकें कि अल्लाह पाक मैंने इखलाक के बुनियाद पे लोगों के दिल जीतने हैं। क्या बात है, बहुत प्यारी बातें करती हैं ज़हरा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आप मेकअप करती हैं, आपको सबसे अच्छा मेकअप कौन सा करना आता है? स्मोकी, लाइट, या फिर आप खुद कुछ आपने इन्वेंट किया होगा कुछ उसमें, होता है ना, आप जब मेकअप कर रहे होते हैं तो आपका खुद का एक सिग्नेचर मेकअप हो जाता है। बिल्कुल। मेरे जो साइड कॉर्नर होते हैं ना, जो वो स्मोकी आईज बनाने का बहुत मुझे क्रेज है। अच्छा। और मैं वो बहुत अच्छे बना लेती हूँ। सॉरी, पीछे वॉइस नॉइस हो रही होगी, उसके लिए माजरत। तो अच्छा। मैं ये कहना चाहती थी कि जो क्यूट। मैं कॉर्नर से जो स्मोकी बनता है ना आईज, वो मुझे बहुत पसंद है और वो मैं बहुत अच्छा बना लेती अच्छा, तो हूँ। मुझे आपसे मेकअप कराना हो तो मुझे लाहौर आना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। सही है, तो अगरचे मैं लाहौर आई तो मैं आपसे ज़रूर मेकअप करवाऊंगी आके। इंशाल्लाह। और ठीक है। मीटअप भी होगा अच्छा हमारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग अभी आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिस मर्ज से आप गुजर रही हैं वो भी उसी मर्ज उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप कोई मैसेज पैगाम देना चाहती हैं? मुझसे कई ज्यादा तकलीफ में है लोग, मैं तो फिर भी क्या अल्लाह का बात शुक्र है। करती हूँ। मैं देखती हूँ जब लोगों को, तो कभी कभी होता है मायूस हो जाता है, हर इंसान इंसान है ना, तो मैं भी डिप्रेशन में चली जाती हूँ। लेकिन जब मैं सोचती हूँ दूसरों के बारे में, ये अल्लाह की तरफ से कुदरती है कि दिमाग में डाल देता है कि और भी तो लोग हैं वो इस मर्ज से ज्यादा तकलीफ दे में हैं। तो फिर मुझे सुकून मिलता है ये सोच कर कि अल्लाह पाक तेरा कितना शुक्र है, तूने मुझे कितनी क्या चीजों से बात है, नवाजा हुआ है। क्या बात है तो आपकी। मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी मायूस ना हो, और अल्लाह पाक बिना मकसद के कोई चीज पैदा नहीं करता। बेशक। एक कीड़ी भी बिना मकसद के दुनिया में नहीं आई। तो बेशक। आपका दुनिया में आने का मकसद कोई ना कोई जरूर है, और अपने मकसद को ढूंढें और उस पे काम करें, और बिल्कुल भी मायूस ना हो, और लोगों की बात तो बिल्कुल भी ना सुने। अल्लाह पाक ने 2 काम इसलिए दिए हैं, एक से सुने, एक से निकाल क्या दें। बात कर दी भाई ज़हरा, आपने तो दिल जीत लिया मेरा भी। और जिस तकलीफ की आप बात कर रही हैं कि तकलीफ में जो शुक्र का ये एक अंदाज है, वो कहते हैं कि शिकायत ना करना ये कमाल की एक मंजिल है। जब इंसान इस मंजिल पर आ जाता है तो फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे ऐसा लग रहा बिल्कुल। है आप हर उस हाल कमाल में की शुक्र मंजिल अदा पर हैं। हर हाल में इंसान को अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी एक औकात भी नहीं है। जो हम सांस ले रहे हैं, हम तो इसकी भी औकात नहीं रखते। क्या बात फिर है। भी अल्लाह पाक ने हमें नवाजा हुआ है इस अच्छा, ये चीज से बताइए भी। कि आप आप म्यूजिक तो सुनती होंगी ना? बिल्कुल। तो पाकिस्तानी कौन सुनती सा हूँ। सिंगर आपको बहुत पसंद है? पाकिस्तानी पाकिस्तानी सब अच्छे हैं। सब अच्छे। ज्यादातर साहिर अली के सुनती हूँ, साहिर अली बग्गा जो हैं अच्छा, तो गाती भी उनके। है, गुनगुनाती भी है? नहीं, मेरी आवाज इतनी अच्छी अरे, नहीं आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, छोटी सी प्यारी सी आवाज है। है, लेकिन मैंने कभी गाया ही नहीं, मुझे तो शौक थोड़ा ही सा नहीं है हमें तो मुझे गा सिर्फ के सुना सुनने दीजिए ना का। प्लीज, हमारी मॉर्निंग अच्छी हो जाएगी। मेरा इस टाइम कोई भी सॉन्ग मेरे दिमाग में अच्छा, नहीं तो है। चले, आप पोइट्री पढ़ती हैं? हाँ, पोएट्री का शौक है मुझे। तो पोइट्री सुना दें कुछ। चले, मैं आपको पोएट्री सुनाती हूँ। चलें जी, जरूर। 1 मिनट, मैंने इधर सेव कर रखी हुई अपनी ना। अच्छा, सेव करके रखती हैं आप?
हाँ जी। हाँ, तो जिन लोगों को शायरी से लगाव होता है वो अक्सर जब अच्छी शायरी पढ़ते हैं या कहीं देखते हैं तो उसे सेव कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी आदत है, क्योंकि पढ़ना हमेशा अच्छी आदत है, फिर वो कहीं से भी पढ़ना हो, किताब से पढ़ना हो, अखबार से पढ़ना हो या किसी साइट से पढ़ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। कासाई हिर्स को दुनिया भी नहीं भर सकती, दिल बसाना हो तो एक शख्स बहुत है होता है। अरे वाह 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 वाह! और इरशाद इरशाद। और भी सुना देती हूँ हाँ ना, आपको। सुनाइए ना, सुनाइए। मुझे उस दिल में अपना अलग मकाम चाहिए था, अच्छा, कतार में कैसे लग जाती, पुरस्कार थोड़ी थी। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि अभी जो आप हालात देख रही हैं अपने आसपास लोगों के, तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत महंगाई भी हो गई है और उस तरह से लोग अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे, जो एक उम्मीद करता है ना इंसान कि अब इस साल मैं ये टारगेट करूँगा तो मैं अचीव कर लूँगा। तो आपके आगे क्या क्या टारगेट्स हैं, क्या प्लानिंग करके रखी हुई है आपने? पहले महंगाई की मैं बात करूंगी तो महंगाई तो उन लोगों के लिए तो बहुत जी। ज्यादा है जो हम जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली या जो दिन के पैसे कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए तो उनको सच में मायनों में पता है कि महंगाई कितनी है। लेकिन जिन लोगों के पास बहुत दौलत है या ये कह सकते हैं कि जिनके अपने कारोबार हैं, उनको तो महंगाई जरा भी नहीं लगती। वो कहते हैं महंगाई तो है ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे अच्छा। पता है ना मेरे पे कितना मेडिसिन लगती है, मैं डॉक्टर्स के पैसे कितने लगते हैं, 40 से 50 हजार रुपया तो मेरी सिर्फ मेडिसिन एंड डॉक्टर्स पे लग जाता है। अच्छा। तो उस बुनियाद पर देखा जाए तो बहुत महंगाई है। लेकिन जिन लोगों के पास बेशुमार दौलत है उनके लिए तो महंगाई कुछ भी नहीं है ये। सही बात है। और अच्छा, मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो माशाल्लाह से ये है कि अगर मेरी इतनी इस्तात हो तो मैं सबसे पहले मस्जिद बनवाना चाहती हूँ माशाल्लाह। एंड सेकेंडली मैं हॉस्पिटल बनवाना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो हम माशाल्लाह। जैसे लोग हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए। और थर्ड जो है, लास्ट जो है वो एनजीओ है जो जहाँ हर रोज एक नई चीज सिखाई जाएगी हिम्मत दिलाने के लिए उन लोगों को जो हिम्मत से कमजोर हैं, जिनमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है आगे बढ़ने की और जीने की। सही, बहुत बहुत खूबसूरत बातें करती हैं ज़हरा आप। अच्छा ज़हरा, आपने अपनी अभी डॉक्टर्स का जिक्र किया, मेडिसिन का जिक्र किया, तो आपके डॉक्टर्स क्या कहते हैं और उनका इखलाक कैसा है आपके साथ, और जो इलाज जो कर रहे हैं उस हवाले से बताइए कि किस तरह से आपका इलाज हो रहा है? मेरा इलाज हड्डियों का तो मेरा इलाज तो टेम्परेरी होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि आपकी हड्डियां बोन्स वीक हैं, आपकी बीमारी का कोई नाम नहीं है मेरे, क्योंकि मुझे हड्डियों की कोई बीमारी नहीं है, मेरी सिर्फ कमजोर है हड्डियां। अच्छा। तो उस वजह से मेरी हड्डियां ब्रोक हो जाती थी और अलग अलग मसले, जब हड्डी टूटती है तो जाहिर सी बात है हर सर्दियों में वहां पर पेन होती है, तो वो मेडिसिन टेम्परेरी लेनी पड़ती है हर साल मुझे, तो उसका कोई इलाज नहीं है। और अब मुझे स्टमक इशू हुआ हुआ है, 2.5 साल हो गए हुए हैं। ओह। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखा लिए, महंगे से महंगे डॉक्टर। अब मुझे कुछ लोग कहते हैं आप गवर्नमेंट क्यों नहीं दिखाते, आप प्राइवेट ही क्यों दिखाते हैं। सही है। अब उनसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट में प्राइवेट में मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे रश नहीं होता है एक तो, और दूसरा गवर्नमेंट में आप खुद देख सकते हैं कि लोग बेचारे बाहर बैठे होते हैं ड्रिप सही लेकर, बात है। उन्हें टाइम नहीं मिल रहा होता, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती, उन्हें इतनी मुश्किलात झेलनी पड़ती है, तो वो चीज मैं फेस नहीं कर सकती, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती उनकी तकलीफ, सही। इस वजह से मैं नहीं अच्छा, जा तो पाती। ये सारा कुछ मैनेज आपके घर में कौन करता है? आपके सारी जो बीमारी के अखराजात हैं, मेडिसिन के अखराजात ये हैं? पापा ही करते हैं, पापा पापा ही करते हैं। करते हैं सब। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहेंगी कुछ ऐसे लोग जो आपको देख रहे हैं कि अगर कोई आप कोई किसी तरह से मदद चाहती हो, कहीं अच्छी ट्रीटमेंट लेना चाहती हो, उस हवाले से किसी से बात करना चाहती हैं? हाँ जी, मैं बेसिकली ट्रीटमेंट तो मेरी हो रही है, लेकिन मैं एक ख्वाहिश का इजहार करना चाहती हूँ। जी। मैं उम्रा करना चाहती हूँ अपने माँ पापा के साथ जाकर। तो मुझे दिली ख्वाहिश है कि अगर कोई करवा सकें, कोई इस्तार इतनी रखते हैं जो मुझे और मेरे माँ पापा को उम्रा करवाएं, तो मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। बस आप ये समझें कि ज़हरा, आपकी ये जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई है, और जिस तरह से आप जज़ाकल्लाह। खूबसूरत बातें कर रही हैं, जितनी आपने बात की है, जितना मैंने आपको सुना है, समझा है,
वो बहुत ही खूबसूरत है, आपकी सोच बहुत खूबसूरत है, आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं और अल्लाह पाक आपकी ये ख्वाहिश जल्द अज जल्द पूरी करे। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं ज़हरा, अपना बहुत सारा बहुत ख्याल शुक्रिया, रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा आप हाफिज़। भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, इंसान पहचाना जाता है अपने अखलाक से, अपने बोलने के अंदाज से, अपनी शख्सियत से, अपने किरदार से। और ज़हरा जिस तरह की उनकी एक प्रीचिंग की गई है, उनकी टीचिंग की गई है उनकी फैमिली की तरफ से, वो एक अपने आप में एक बड़ी मिसाल है जनाब। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सऊदी वज़ीर दाखिला की, जिन्होंने मसाजिद और सरकारी इदारों के अलावा अवामी मकामात पर मर्दों को शॉर्ट्स पहनने की इजाज़त अब दे दी है। सऊदी हुकूमत के मुताबिक हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मसाजिद के अलावा अवामी मकामात पर मर्दों की जानिब से शॉर्ट पहनना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं समझा जाएगा। एलामिया के मुताबिक जो कोई भी मसाजिद से, हम ये देखते हैं अजान के दौरान किसी भी किस्म का कोई म्यूज़िक सुनता हुआ, म्यूज़िक बजाता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे अब पहली बार खिलाफ वर्जी करने पर 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा और अगर खिलाफ वर्जी दोहराई गई तो 2000 रियाल वसूल किए जाएंगे। तो ऐसा एक हुक्म जो है वो आया है सऊदी हुकूमत की जानिब से। और आपको तो पता है कि सऊदी अपने लॉज के हिसाब से बड़े ही सख्त हैं। वहाँ पर तो कोई अगर चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं और अगर कोई इससे भी ज़्यादा कोई जुर्म करता है तो उसको फिर फांसी भी दे दी जाती है। तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा एक सामने आया है फ़ैसला, तो इस पर अब अमल भी करना होगा, वरना तो फिर आपको 10,000 रियाल और 2000 रियाल भी अदा करने होंगे अगर आप इसकी पाबंदी नहीं करते। वहीं पर हम ये देखते हैं कि दुनिया भर में जितनी भी ख़वातीन अगरचे मदीना शहर आना चाहती हैं अकेले अकेले, तो इस बात से वो मुतमईन हो जाएं कि वो एक महफूज तरीन मकाम पर है। जी हाँ, महफूज तरीन शहर करार दिया गया है मदीने को और ये कहा गया है कि दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं और ख़वातीन अकेले भी आती हैं। तो अकेले जो भी ख़वातीन यहाँ आने का इरादा रखती हैं, आना चाहती हैं, वो बिल्कुल आएँ और उनको मोस्ट वेलकम है, क्योंकि ये सिटी बहुत ही पुरअमन है और महफूज तरीन है उन ख़वातीन के लिए जो कि अकेले ट्रैवल करती हैं, उनके साथ कोई है नहीं। वहीं पर हम देखते हैं कि अरब मीडिया के मुताबिक बरतानिया की एक ट्रैवल कंपनी की जानिब से जारी रिपोर्ट में ये खबर सामने आई है कि मदीना मुनव्वरा को अकेले सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए दुनिया का महफूज तरीन शहर करार दे दिया गया है। और रात के औक़ात में ख़वातीन के अकेले सफ़र करने और सिंध की बुनियादों पर हमले के ख़तरों का जायज़ा लिया गया है और दोनों शोबों में मदीना मुनव्वरा को 10 में से 10 नंबर दिए गए हैं, यानी कि वहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है। जी हाँ, मदीना है ही एक ऐसी जगह जहाँ पर ख़तरा महसूस ही नहीं होता। और क्यों हो, वहाँ पर इतने मुक़द्दस मकाम है हमारे लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए और पूरी दुनिया के लिए ही। क्योंकि आप देखें कि कोई किसी शहर को महफूज करार दे देना और वहाँ वो हो ही इतना महफूज कि वहाँ जाकर किसी ख़तरे का एहसास ही ना आप कुछ हुए, तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही कुछ मदीना मुनव्वरा के हवाले से ये रिपोर्ट एक ट्रैवल एजेंसी ने शाया की है और ये रिपोर्ट जैसे ही मंजर आम पर आई है तो मैं स्पेशली उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, प्लान करती हैं फैमिली के साथ कि अकेले कहीं ट्रैवल करना है तो अकेले आप यहाँ पे ट्रैवल कीजिए, साथ ही साथ जो इबादत का सिलसिला है उसे भी जारी रख सकते हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली आप लेकर चल सकते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं मौसम की। जी हाँ, मौसम ने ली है एक नई अंगड़ाई और मौसम का हाल मैं आपको क्या बताऊं, अचानक से कल रात से ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई। ठंडी ठंडी हवाएं चली तो फिर ये एहसास हुआ कि शायद कुछ बारिश भी हो जाए। तो खबर ये आई है कि सिंध में बारिश हो सकती है, तेज़ हवाओं के साथ ये सिलसिला सारी रह सकता है। वहीं हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान में भी शदीद मौसम रहने का एक खबर आई है। साथ ही रात से आंधी और तूफ़ान की पेश गोई भी की गई थी, बारिश की भी पेश गोई की गई थी और अब ये देखना है कि ये जो पेश गोई की गई है ये कितनी दुरुस्त साबित होती है और जुम्मे तक ये सिलसिला तेज़ हवाओं तक रहेगा जारी। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। सर थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। जी बहुत शुक्रिया जी। सर जब मौसम बदलता है तो आपकी और हमारी मुलाकात हो जाती है, ये बहाना है सर? जी जी सर लेकिन आपको जो है वो कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मौसम बदल जाता है और आप हाथ नहीं आ रहे होते।
नहीं, असल में वही जब आपने खुद ही कहा मौसम की मेहरबानी से फिर मसरूफियत बढ़ जाती है, जी ज्यादा लोग कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो अदरवाइज तो खैर ऐसा सही। नहीं है कि अच्छा मैं ना करूं सरफराज साहब, ये अचानक से मौसम ये कर क्या रहा है हमारे साथ, हम लोग तो कंफ्यूज हुए हैं, क्या करें हम। अरे कराची की हद तक तो खैर ठीक ही चल रहा है मौसम। अब तो सर्दी बिल्कुल आखिरी समझ ले, हिचकियां ले रही है यहाँ पर, और रात की हल्की सी खुनकी है, लेकिन दिन में तो अब मौसम सही हो गया काफी, बल्कि तेज धूप होती है। सही। आज अलबत्ता ये है कि तेज हवाएं चल रही हैं इस वक्त, और दोपहर में कुछ और भी ज्यादा स्पीड पकड़ सकती हैं, 20 से 25 नॉटिकल माइल के दरमियान तक जा सकती है। सही। और बस आज ही का दिन है, कल खत्म हो जाएगी ये। अच्छा। और इसी तरह से अपर सिंध के भी कुछ इलाकों में दादू और जैकोबाद लाड़काना साइड पे हो सकता है कुछ तेज हवाएं चले। बलोचिस्तान में गुज़श्ता रात हल्की बारिश हुई है, शुमाली बलोचिस्तान में, उसमें पशीन और जोब चमन वो इलाके जो हैं। इसी तरह से ऊपर केपी के बेशतर इलाकों में बारिश हुई है, खासकर पहाड़ी इलाकों में, पेशावर शहर में भी हल्की बारिश हुई है। और सही। इसी तरह से शुमाली पंजाब के जो अटक है और मरी साइड पे और गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में कुछ इलाकों में हल्की बारिश। तो वहाँ ये 2 से 3 दिन का स्पेल है, सही। आज से लेके 24 तक, एटलीस्ट 24 उस तक है, और फिर 1-2 दिन के वक्फे के बाद 25-26 को हो सकता है कुछ वक्फा आ जाए उसमें। सही। और 28-27 की शाम या 28 से फिर एक नया स्पेल आएगा अच्छा। शुमाली बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों के लिए। सही। अच्छा सरफराज साहब, कल हमने ये देखा कि खबर आई कि सिंध में तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है, तो ये खबर कैसी थी? ये तो हम तो खुश हो गए थे कि बारिश हो जाएगी जाते जाते थोड़ी सी। नहीं, सिंध में असल में उसमें मेरे ख्याल में कुछ मिसअंडरस्टैंड किया। सिंध की हद तक बारिश नहीं है, अलबत्ता सिर्फ तेज हवाएं हैं। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, शुमाली इलाकों में बारिश इस स्पेल से है। सही। आगे देखें, जो नया स्पेल आएगा 28 फरवरी के बाद, उसमें हो सकता है अपर सिंध के कुछ इलाकों में इम्कान हो सकता है। इस स्पेल में नहीं है कहीं भी सिंध में बारिश। सही है, यानी कि नहीं होगी बारिश, हम लोग बस जी सिर्फ हवाओं पर ही रह जाएंगे। जी हाँ। अच्छा सरफराज साहब, मरी और गिलियात में बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है, और सयाहों को भी ये इस खबर से कर दिया गया है कि भाई देखिए यहाँ पर अभी बर्फबारी हो है, तो क्या ऐसा कोई सिलसिला है? जी बिल्कुल है। ये स्पेल जो मैंने बताया ना आपको कि गुज़श्ता रात थी हल्की बारिश रिपोर्ट हुई है कहीं कहीं, और कहीं दरमियानी बारिश रिपोर्ट हुई है, तो ये अभी मजीद ये सिलसिला चलेगा 2 से 3 दिन तक, यानी आज 22 फरवरी, 23, 24 और हो सकता है कुछ इलाकों में 25 तक भी, खास करके पी के शुमाली इलाके और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं। तो उसके साथ साथ पहाड़ों पर सॉरी बर्फबारी भी मुतवक्की है। सही। ठीक है, थैंक यू सो मच सरफराज साहब, थैंक यू। सिद्धार्थ सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ है, और उन्होंने मौसम का हाल बताया, और मौसम का हाल ये है कि सिंध में कहीं बारिश नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मलका बरतानिया की, जो कि 95 साल की हैं और कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हो गई हैं। बरतानिया के शाही महल में हम देखते हैं, वहाँ से ये तस्दीक हुई है कि बरतानिया, जो मलका बरतानिया, उनको कोविड टेस्ट मुस्बत आ गया है। वहीं हम ये देखते हैं कि पूरे महल में ही जितने अफराद काम करते हैं, जो अमला है जो काम करता है, इस शाही ख़ानदान की खिदमत करता है, वो वक्त के साथ साथ, हम ये जो पूरा टाइम पीरियड गुजरा है उसमें सभी को कोविड हो गया था और उससे मुतासर हुए थे। हम ये देखते हैं कि 95 ईयर्स की मलका बरतानिया है, और अपने बड़े बेटे और जानशीन प्रिंस ऑफ वेल्स शहज़ादा चार्ल्स से वो राब्ते में आई थी, और जिनका गुज़श्ता हफ्ते कोविड टेस्ट मुस्बत आया था। इससे पहले उनकी जो बहू है उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की थी। और हम ये देखते हैं कि विंडसर कैसल में, जहां मलका बरतानिया क़याम पज़ीर हैं, मुतादिद अफराद के कोविड टेस्ट मुस्बत आए हैं। मलका बरतानिया के कोविड से मुतासर होने का ऐलान उनकी हुक्मरानी की 70 साल की तकमील के चंद हफ्तों बाद सामने आया है, और मलका एलिज़ाबेथ रवा माह 6 फरवरी को बरतानिया पर सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलका बनी हैं जनाब। तो ये सिचुएशन रही है, और हम ये देखते हैं कि ये हैं बहुत क्यूट, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर हम कोविड की सिचुएशन की बात करते हैं तो जनाब कोविड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। जो लोग ज़्यादा सोशल हो गए हैं, वक्त से पहले सोशल हो गए हैं, उनको थोड़ा सा अभी भी ख़तरा लाहक हुआ है। वहीं पर जनाब हम बात कर लेते हैं, हम क्रिकेट की तो बात करते ही हैं,
और क्रिकेट हमारा एक ऐसा गेम है जिससे हमारी एक जज्बाती कैफियत भी वाबस्ता रहती है। वहीं पर जज्बात के साथ एहसासात भी मुंसलिक हो जाते हैं। लेकिन एक खेल ऐसा है जो कि हमारा कौमी खेल है और इस कौमी खेल पे हमें बड़ा फ़ख्र है। लेकिन एक नामवर हॉकी ओलंपियन है हमारे अब्दुल वहीद ख़ान साहब, वो इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की जो उम्र थी वो जो बताई गई है वो है 85 बरस। हम ये देखते हैं कि हॉकी के नामवर ओलंपियन अब्दुल वहीद ख़ान की पीर की सुबह तबीयत अचानक ख़राब हुई और उन्हें अस्पताल लाया गया जहां वो जाबिर ना हो सके। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन आज तकरीबन नमाज असर के दरमियान ये अदा की जाएगी। कौमी हॉकी टीम के सीनियर फॉरवर्ड खिलाड़ी थे ये, और हम ये देखते हैं कि वो 2 ओलंपिक्स 1960 में भारत को शिकस्त देकर पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने फाइनल का पहला गोल करने का भी एजाज़ अपने नाम किया था। इस मौके पर टैलेंट न्यूज़ की जानिब से उनके घर वालों के लिए हम ये दुआ करते हैं कि रब उनको सब्र जमील अता करे और इन जैसे ओलंपियन स्टार्स खिलाड़ी हर दौर में पैदा हुए। इस नोट के साथ कि आप जहां रहेंगे खुश रहेंगे, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।